पॉलिटिकल जो फील्ड है वो कितना कठिन है? कठिन है, माना कि मैंने पॉलिटिक्स कठिन है। यहाँ के पेरेंट्स ही अपने बच्चों को उस हिसाब से एक्टिव नहीं बना पाते हैं। ऐसे कौन कौन से काम है जिन पर आपको लगता है कि सबसे पहले काम होना चाहिए? कि यहाँ लघु कुटीर उद्योग है, हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन उन तक पहुँचाया नहीं जा रहा है। ग्राउंड जीरो तक नहीं है उसकी उपलब्धता। फंड आता है लेकिन वर्क नहीं हो पाता है, रोड बनते हैं आधे अधूरे। जो यहाँ के अभी जिला पार्षद हैं उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? उनको हमने कभी क्षेत्र में देखा भी नहीं होगा। युवाओं के लिए क्या क्या डॉली ठाकुर जी के दिमाग में है? युवा में उतना खुद पावर है कि वो पानी में आग लगा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम साकेत तेजस्वी और आप इस वक्त मीडिया चौकी देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाली हैं उनका नाम है डॉली ठाकुर। डॉली जी क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद की उम्मीदवार के रूप में खड़ी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉली ठाकुर है और मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से इस बार पहली बार उम्मीदवार अपनी घोषित कर रही हूँ और जल्द ही नामांकन भी करवाने वाली हूँ। और मैं इसी क्षेत्र से बहू के रूप में निकली हूँ, उभरी हूँ, महिला प्रत्याशी हूँ। घर मेरा बेलाही ही हुआ और जन्म स्थान मेरा राजस्थान है। राजस्थान में पढ़ाई के साथ मैंने पत्रकारिता की है। अच्छा, हम इलेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जर्नलिज्म फील्ड को छोड़कर पॉलिटिक्स क्यों चूज़ किया? अच्छा, जर्नलिज्म छोड़ने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिज्म छोड़ूं, क्योंकि मेरे खून में जैसे उबाल आता है एक, ऐसे ही मेरे खून में पत्रकारिता का एक उबाल था। परंतु माता पिता सर्वोपरि होते हैं और उन माता पिता के खातिर मेरी शादी तय की गई बिहार में, बेलाही जिले में, मधुबनी ज़िले के बेलाही में। और मैं चाहती तो स्टार्ट कर सकती थी वापस कोटा जाके शादी के उपरांत, लेकिन मेरी प्राथमिकता थी मेरे सास ससुर। अगर मुझ में काबिलियत होगी तो मैं कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझ में काबिलियत नहीं होगी तो मैं कहीं भी रहूँ कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने सास ससुर को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मैंने अपने सास ससुर के साथ रह के एक आदर्श बहू के साथ एक आदर्श नारी बनने का जो स्टेप है वो स्वीकार किया। इसलिए मैं आज बेलाही में हूँ और मैंने पत्रकारिता छोड़ी। हालांकि मुझे पत्रकारिता छोड़ने का बहुत दुख है, लेकिन आज खुशी अनुभव हो रही है कि आज अगर मैं काश बेलाही में नहीं होती तो मैं इस पद पर आज उम्मीदवारी घोषित नहीं करती। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए जो पॉलिटिकल जो फील्ड है वो कितना कठिन है? कठिन है, माना कि मैंने पॉलिटिक्स कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, नामुमकिन नहीं है। जैसे आप देवी देवताओं में भी जानते होंगे कि महिला का रूप लक्ष्मी सरस्वती का भी है, काली का भी है। आप अपने आप को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं वो डिपेंड करता है आपके आगे बढ़ने के लेकर। अगर आप क्षेत्र में अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं और एक अपना आत्म भरोसा अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति रखते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी रास्ता आपके लिए कठिन होगा। जब आपका परिवार, आपका समाज, आपकी पूरी फैमिली अगर आपके साथ है, आपकी क्षेत्र, आपका जिला आपके साथ है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपके लिए असंभव नहीं है। लेकिन उसके लिए अपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास उसको मजबूत रखना होगा। चूँकि डॉली जी यहाँ की बहू हैं, तो मैं आपसे इस संदर्भ में कोशिश करूँगा जानने की कि एक बहू होने के नाते जब आप फील्ड में पॉलिटिकल रैली करती हैं, कैंपेनिंग आप करती हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होती हैं और क्या क्या प्रोत्साहन भी मिलता होगा? ज़रूर ये दोनों चीज़ें, जो दोनों पहलू आपको सामना करना पड़ना नहीं, समस्या तो मेरे साथ कुछ नहीं अभी तक आई है, क्योंकि जब से मैं निकली हूँ, शायद आप ये मेरी किस्मत कह सकते हैं और या उससे भी पहले ये मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं कि अभी तक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सपोर्ट बहुत मिला है, रास्ते दिखाने वाले बहुत मिले हैं। हालांकि क्षेत्र इतना बड़ा है और कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, तो कोई सामने नहीं आता है, लेकिन बैक सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है जो मुझे इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मुझे कोई कठिनाई नहीं आ रही, मुझे उसका इतना खुशी महसूस हो रही है कि जब मैं अपने क्षेत्र से निकलती हूँ तो हमारे कुछ बाबा हैं, कुछ चाचा हैं, कुछ भैया हैं जो मुझसे कहते हैं कि डॉली तुम जो निकलती हो स्कूटी से, तो तुम्हें देख के हमें गर्व महसूस होता है कि अगर आज तुम अगर एक्टिव हुई तो कल को देख के तुम्हारे साथ और भी महिला एक्टिव होंगी।
तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे ससुर जी, मेरे भैंसुर जी सब मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं खुल के आ रहे हैं, एक मजबूरी है, समझती हूँ, लेकिन बैक से सबसे बड़ा सपोर्ट बैक होता है। तो अब हम इलेक्शन की तरफ आते हैं, क्या एजेंडा लेकर आप उतरी हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले मेरा इलेक्शन में आने का कोई इरादा नहीं था, कोई थिंक नहीं थी, कोई थिंक नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, वो भी जिला पार्षद का, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं क्षेत्र में निकलना चालू किया, मैंने महिलाओं के बीच उठना बैठना चालू किया, कोई इलेक्शन के इरादे से नहीं किया, सिर्फ एक मतलब इसलिए कि पत्रकारिता में रही हूँ, घर में बैठना मुझे उचित नहीं लगा, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, लोगों के बीच बने रहना मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरे शरीर से किसी को मदद हो सके वो करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उस उपरांत मैंने कई समस्याएं देखी हैं क्षेत्र में, जिससे वादे तो किए जाते हैं लेकिन पूरा नहीं किया जाता। ये करा देंगे, वो करा देंगे, अरे आप मत वादे करिए, आप काम कराइए। जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। अभी तक मैं क्षेत्र में निकल रही हूँ, 25 दिसंबर से मैं कंटिन्यू फील्डिंग में हूँ, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि डॉली ठाकुर ने हमको ये कहा कि हम आपका ये काम करा देंगे। सर, हम काम नहीं कराएंगे, मेरा कर्तव्य है काम करना। आप नहीं बोलिए कि हमको क्या करना है, आपके बोलने से जो करेगा वो काम करने नहीं आएगा, ये मेरा स्वाभिमान है। आज आप सर पत्रकार हैं तो आपको पता है कि आपका दायित्व क्या है, आपको क्या करना है, किसका इंटरव्यू लेना है। जैसे मेरा ही ये दायित्व होगा कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है। आज मैं राजस्थान में रही हूँ, आप देख सकते हैं कि राजस्थान एक डेवलप्ड हो चुका है काफ़ी। आज से 15 साल पहले राजस्थान कोई डेवलप नहीं था, लेकिन आज आप वहाँ की जनता की जागरूकता देखेंगे कितना चेंज हो चुका है। उस माहौल से मैं आई हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ परिवर्तन का आवश्यकता है। यहाँ झूठे वादे तो बहुत होते हैं लेकिन काम नहीं होता है। मैं महिलाओं के बीच में बैठती हूँ, आपको नहीं लगता है कि यहाँ लघु कुटीर उद्योग है, हमारी सरकार उपलब्ध कराती है लेकिन उन तक पहुँचाया नहीं जा रहा है। ग्राउंड जीरो तक नहीं है उसकी उपलब्धता। आज जो हमारी महिलाएं फ्री में बैठी रहती हैं, उधर घूमती रहती हैं, अगर काश उनके पास कुछ लघु कुटीर उद्योग होता तो वो इस तरह नहीं होती। अपने पति के पास 100 रुपए तक मांगने के लिए उनको जरूरत नहीं होती, वो अपने खर्च से, अपने पैसे, कमाए हुए पैसे से अपने आप को आगे ले जा सकती हैं। आप देखते हैं कि सिटी में आप चले जाइए, सिटी में जाने के बाद आप देखेंगे कि हर लड़की अपने आप पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्क है, लघु हो या कुटीर हो है। यहाँ पर क्या है, एक लड़की को अगर एजुकेशन भी चाहिए ना तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर लड़कियों की बात हुई तो मैं आप पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, आप वहाँ के परिवेश को भी आपने देखा है, यहाँ भी आप देख रही हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो जैसा भी एजुकेशन मिल रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड नहीं हो पा रहा है। महिलाओं का भी अगर बात करें और जो लड़कियाँ अभी पढ़ रही हैं उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो इसको ओवरकम किया जाए? सर, ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मेनली आपके पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, यहाँ के पेरेंट्स ही अपने बच्चों को उस हिसाब से एक्टिव नहीं बना पाते हैं। बुरा नहीं, पुलिस में जनता से यही कहूँगी कि बुरा मत मानिएगा, ये मेरी थिंक है, आप पॉजिटिव लीजिए। बहुत जरूरी है हमारे समाज में इम्प्लीमेंट। देखिए कि एक लड़की है, लड़का लड़की में कोई डिपेंड, मैं 6 बहन हूँ, मुझे भाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं वो मेरे लिए भाई है। ठीक है, मैं लड़की हूँ, हम 6 बहनें हैं, मैं पत्रकारिता हूँ, कोई मेरी सिस्टर रेलवे में है, कोई आपको फैशन डिज़ाइनर है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उन्हें रोक नहीं दी। रोक तब बच्चों को रोक आप कीजिए, लेकिन दिशा देखते हुए। आपकी नज़रें उन पे होनी चाहिए लेकिन गढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। बच्चे के साथ अगर आप फ्रेंडली रहेंगे तो वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। आप फ्रेंडली नहीं होते, आप माँ बाप बनते हैं, लेकिन एक दोस्त बनने की जिस दिन आप कोशिश कीजिएगा तो आपका बच्चा नाम जरूर रोशन करेगा और आपका बच्चा कभी गलत रास्ते पे। यहाँ पर जो मैंने थिंक देखी है सर, यहाँ पर थिंक लड़की है, बाहर कैसे भेजेंगे, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे फलना लड़के से बात कर रही है, गड़बड़ हो। हम भी लड़के से बात करते हैं, हम भी पत्रकार रहे हैं, दिन रात आप जानते हैं कि लड़कों के बीच में रात रहा दिन रहा, हम उठते बैठते हैं। नहीं, जब तक मैं सही हूँ, मेरे माँ बाप का दिया हुआ परवरिश सही है, तब तक मैं ठीक हूँ। आत्मविश्वास आप अपने बच्चों को दीजिए, आपका बच्चा उस लायक बन के आपको दिखाएगा जो गर्व से आपका सीना चौड़ा कर सके। मुझे खुशी है कि मेरे पीहर में मेरे पापा जी को डॉली के पापा के नाम से जाना जाता है और मैं ये गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। अब हम इलेक्शन की कैंपेनिंग की तरफ जाएंगे कि
ऐसे कौन कौन से काम है जिन पर आपको लगता है कि सबसे पहले काम होना चाहिए, सर देखिए, जो अब तक नहीं हो पाया? सर देखिए बहुत काम है, एक काम कुछ आप काम एक जो काम मैं आपको priority नहीं में हो। गिना सकती हूँ, बहुत काम है। अब देखिए सर, समस्या सबसे बड़ा है वर्क का। फंड आता है लेकिन वर्क नहीं हो पाता है। कुछ रीज़न ऑफिशियल भी है, कुछ रीज़न परेशानी भी है, मुसीबत भी है। रोड बनते हैं आधे अधूरे, जिसके घर के सामने बना उसने केयर नहीं किया, और जहाँ बना नहीं बना वो मुसीबत में है। ठीक है, हम अपना सरकार को तो ब्लेम कर देते हैं लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं कर पाते हैं। बिजली लगता है, बिजली सरकार देता है प्रत्येक पोल पर, एक पोल पे लगा, एक पे नहीं लगा, चक्कर काटते रह जाइए, समय निकल जाएगा, सुनवाई नहीं है। कई ऐसी हमारे पास पुश्तैनी चीज़ हैं जो डेवलप हो सकती है, जिसको बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। हाल में ही आप ले लीजिए हनुमान नगर की बात, पुस्तकालय है, संस्कृत लाइब्रेरी है, कोई देख रखाव नहीं है, जबकि ये जिला पार्षद कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें, पुरानी संपत्ति का देख रेख करें, अपने क्षेत्र को, भले वो कृषि डिपार्टमेंट हो या मत्स्य हो, सिंचाई विभाग हो, बागवानी से संबंधित हो, आप कोशिश करेंगे तो होगा, लेकिन कोशिश आप नहीं करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये कोशिश हो, और ये कोशिश मैं अकेले ना करूँ, ये जनता मेरे साथ मिलकर करे। चूँकि आपने सवाल खड़ा किया है कि यहाँ पे, जैसे आपने एक उदाहरण स्वरूप हमें बताया कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, लेकिन उसका जो सही ढंग से रख रखाव होता है, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो मैं आपसे कम शब्दों में जानने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के अभी जिला पार्षद हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखती हैं? सर, ये कार्यकाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जनता से पूछ सकते हैं कि शायद उनको हमने कभी क्षेत्र में देखा भी नहीं होगा। पर्सनली मैंने उनसे कम से कम 10 से 15 बार रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, मुझे आपसे बात करना है, या अपना समय दीजिए, मुझे आपसे बात करना है। आज तक हमारे जिला पार्षद अभी अकलुद्दीन जी हैं, भगवतीपुर मोमिन टोला से वो बिलोंग करते हैं। कई बार वो उनसे मेरी बातचीत हुई है, लेकिन जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है, कई बार मैंने नाले के लिए उनसे बात की है कि आपको नहीं लगता है अकलुद्दीन जी कि हमारे क्षेत्र में नाले की समस्या है, पानी का जल जमाव एक सबसे बड़ा समस्या है, जो नालाकरण करके आप करवा सकते हैं क्षेत्र में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियस कभी लिए। इन सब चीज़ से मैं परेशान हुई और मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है, कुछ निकलना है। जब हमारी महिलाएं देश संभाल सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, एयरफोर्स में जा सकती हैं, तो हमारा क्षेत्र संख्या 27 क्यों नहीं संभाल सकती है? इसी पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप चुनी जाती हैं तो मेरी एक अपनी दिली इच्छा भी है, और आपकी भी जाहिर तौर पर होगी, आप भी महिला हैं, तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि महिलाओं के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप प्रायोरिटी में रखकर उस पर काम करना सबसे पहले स्टार्ट करें? महिलाओं को मुझे जो ज़रूरत है उद्योग की, जो मैं यहाँ से घूमती हूँ, छोटा छोटा बिजनेस ही, जैसे आप देखते होंगे मुंबई में हर एक बच्चा रबड़ ही बनाता है, अगरबत्ती ही पैकिंग करता है, पापड़ ही बेलता है, लेकिन कुछ वर्क करता है। मैं उन महिलाओं की नहीं बात कर रही हूँ जो एजुकेटेड हैं, मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो अनएजुकेटेड हैं, उनको भी ज़रूरत है। ठीक है, मैं चाहूँगी कि कुछ उद्योग हमारे गवर्नमेंट से मैं बात करूँ, हमारे वीडियो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि महिलाओं को ये दिया जाए, ताकि महिलाएं अपने आप में कैपेबल हों। आज वो सही मार्ग पर चलेंगी, कुछ अर्न करेंगी, तो शायद आगे अपने बच्चों को पढ़ाने में वो यूज़ कर सकेंगी। ठीक है, मैं एजुकेटेड लड़कियों को कहती हूँ कि आप जॉब करिए, लेकिन हम मानती हूँ कि जॉब की अभी कमी है, लेकिन इतनी कमी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ लोग निकलने नहीं देते हैं बेटी को। इतना दूर मधुबनी है, कैसे जाएगी, क्या करेगी? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि गरीबी बहुत है। गरीबी एक इतना बड़ा कारण है अभी तक बिहार में, जिसकी वजह से कोई सोच नहीं पाता है कि हम ये कैसे करें। प्राथमिकता तो सबसे पहले उसको दूर करने की है, तो उसके लिए मुझे सिंगल मेरे से तो कदम नहीं होगा, उसको हम सब जनसंख्या क्षेत्र संख्या 27 के लोगों को मिलके, साथ में हमारे प्रशासन जो है, हमारी जनता है, गवर्नमेंट है, डीएम है, वीडियो है, उनसे बात करके रिक्वेस्ट करके ज़रूरी है कि हम महिलाओं के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ उद्योग दें, कुछ काम दें। देखिए, गवर्नमेंट देती है आपको, जीविका के माध्यम से, इन सब के माध्यम से देती है। एनजीओ भी कहीं चलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं चलते हैं। ठीक, जीविका के पास आते हैं, फंड आते हैं, कई लोगों को समस्या होती है, घरेलू समस्या होती है, कोई वो फंड का घर बना लेता है, कोई उससे दुकान में यूज़ कर लेता है,
कोई क्या करता है, लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता है। सब अपना उसमें पर्सनल जो बेनिफिट है वो सब उसमें ढूंढ लेता है कि सामाजिक तौर हाँ, पर उसको जिससे फायदा हो वो नहीं हो पाता। डेवलप कैसे करना है, उस फंड को यूज़ कैसे करना है, तो वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले माइंड में देना पड़ेगा कि ये यूज़ कैसे होगा, यूज़ करने का तरीका सिखाना होगा। उसके लिए एक महिला अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो एक महिला नहीं समझ पाएगी। तो मुझे बढ़ाना है, उन महिलाओं को आगे बढ़ाना है जो अभी कुछ नहीं कर रही हैं, बैठी हैं, उनको आगे ले जाना है। युवा काफ़ी सारे हमारे दर्शक युवा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, काफ़ी इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो युवाओं के लिए क्या क्या डॉली ठाकुर जी के दिमाग में है कि क्या क्या युवाओं के लिए वो अगर जीत कर आती हैं तो क्या क्या करेंगे? देखिए, युवा हैं और युवा में उतना खुद पावर है कि वो पानी में आग लगा सकते हैं। ठीक है, युवा किसी के मोहताज नहीं है। और आज मुझे खुशी होती है कि शायद कुछ ही % ऐसे युवा है जो एजुकेटेड नहीं हैं, सब एजुकेटेड हैं। और मैं हमेशा जब भी कोई काम करूँगी तो उस युवा को संग में लेके ही करूँगी जिसके बल पे मैं आगे जा रही हूँ। युवा एक, जैसे आप मानते हैं कि देश का एक स्तंभ मीडिया है, वैसे ही क्षेत्र का एक स्तंभ युवा है। अगर युवा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, हर पहल करने वाला युवा है, देश को आगे ले जाने वाला युवा है, हर सोच में युवा है। ठीक है, और मुझे जितना होगा मैं खुद युवा से बात करूंगी कि आप चाहते, सब युवाओं की भी आज सबसे बड़ी समस्या जॉब ही है, वो जॉब है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, मैं जिला पार्षद हूँ, अगर बनती हूँ तो मैं जॉब प्रोवाइड तो उनको नहीं करा सकती हूँ, लेकिन उनके लिए जो कर सकती हूँ उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जैसे अभी आपने महिलाओं के लिए उद्योग की बात करी, ठीक है, उस तरह से युवाओं के लिए भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कोई अच्छी फैक्ट्री, वही वैसे मैं बता रही हूँ, कुछ अच्छी फैक्ट्री है। जैसे हमारे बिहार में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें जो आप कर सकते हैं, और उसमें युवाओं को इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़े। अगर हमारे मिथिला का बिज़नेस आगे बढ़ता है युवा के ज़रिए तो ऑब्वियसली हमारे देश का भी नाम होता है, मिथिला का नाम होता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे देश में युवाओं के लिए, हमारे युवा दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, घर परिवार से दूर रह रहे हैं जॉब के कारण ही। अगर उनको ये जॉब यहाँ प्रोवाइड किया जाए तो क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई होता है तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट जॉब हैं जिसको हमें बाहर से यहाँ लाना चाहिए। ठीक है, दिल्ली बात करके, या हमारी डीएम सरकार है, पटना में जो प्रोवाइड है उसको मधुबनी तक लाना चाहिए। कि जो व्यक्ति पटना में जॉब कर रहे हैं, नहीं मानते हैं कि प्रॉफिट, उनको मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है, उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। मेरा मधुबनी उतना छोटा नहीं है जो लॉस होगा। लेकिन वर्क जब अगर आप वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपया अगर किसी स्टूडेंट को देते हैं जॉब के लिए, अगर आप यहाँ पे 10,000 भी देते हैं ना तो वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वहाँ उसका रहना है, खाना है, सब कुछ इंगेज होता है। और यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहकर अगर 10,000 भी कमाता है ना तो उसके लिए एक बेनिफिट है। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए और एक हम लोगों नेताओं को भी चाहिए कि आगे से कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा योजना लाएं जिससे हमारा मधुबनी ज़िला का भी नाम रोशन हो और हमारे जो यूथ हैं वो रोज़गार के लिए तरसे ना। जाते जाते क्षेत्र के आम जन को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जन से यही कहना चाहूँगी कि मैं एक बेटी बहू बनकर आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरा भी ये प्रथम इलेक्शन है, मैं पहली बार खड़ी हुई हूँ और अभी तक आप देखे हैं कि 4 बार जिला पार्षद क्षेत्र रह चुका है। ये 5वीं टाइम है। 4 बार में अगर आप खुश होते, ये मैं महसूस करती हूँ, अगर आप खुश होते तो शायद किसी को उम्मीदवारी घोषित नहीं करनी पड़ती। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में हैं, इसीलिए उस तकलीफ़ को ध्यान रखते हुए मैं इस क्षेत्र में उतरी हूँ। और एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक मौका मुझे देकर तो देखिए। जब तक आप मुझे मौका नहीं दीजिएगा तब तक क्या जानिएगा कि डॉली ठाकुर वास्तव में सही है कि गलत। मौका तो आप दीजिए, एक बार काम करना, आप लोगों का आशीर्वाद लेके, वो मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। इस इंटरव्यू का हम यहीं पर समापन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्षेत्र के लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं ना इनकी तरफदारी कर रहा हूँ ना किसी और की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं भी इस क्षेत्र का या फिर किसी और क्षेत्र का एक आम नागरिक हूँ। इस
इसी हिसाब से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी को भी आप अपना उम्मीदवार अगर चुन रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर चुनिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से एलियन बन के आज आ गया है, आपके बीच कैंपेनिंग कर रहा है, वो जीत रहा है। आप उससे बहुत पहले से जानते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से कैसा है, और ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो जीतने के बाद अचानक से बहुत चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि वोट करते टाइम बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए। और इतना तो ज़रूर कहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा उस चीज़ का, लेकिन कोई भी चीज़ के प्रलोभन में कम से कम वोट मत कीजिए, उस चक्कर में अपना 5 साल ख़राब मत कीजिए। बाकी अगले इंटरव्यू में भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप मीडिया चौकी देखते रहिए। धन्यवाद।